नमस्कार। सर्दियां आने वाली हैं, नवंबर का मिडिल चल रहा है और जल्दी आ जाएगी दिसंबर और जनवरी, जब ठंड होगी यूरोप में बहुत तगड़ी। और यूरोप में गर्म, जिसे बोलते हैं कि हीटिंग, घरों की हीटिंग, ऑफिसेस की हीटिंग के लिए जरूरत पड़ेगी तेल की और जरूरत पड़ेगी गैस की। यही तेल और गैस एक प्रॉब्लम बन चुका है। गैस के प्राइसेस पहले ही डबल से ऊपर जा चुकी है पूरे यूरोप में, और अब ये क्राइसिस बढ़ती जा रही है। ये क्राइसिस कैसे बढ़ रही है, एनर्जी पे कैसे क्या इम्पैक्ट दे रही है, और इस समय यूक्रेन वॉर कहां पर है, उसी भी बात करने के लिए हमारे साथ जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट डॉक्टर गुलरेज शेख। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। वैसे तो मैंने आपका इंट्रोडक्शन दे दिया, आपका इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं पड़ती है, लोग आपको अच्छी तरह से जानते हैं। डॉक्टर साहब, पहली चीज ये कि यूक्रेन वॉर अब किस लेवल पे है? देखिए, यूक्रेन वॉर एक प्रॉक्सी वॉर है। और प्रॉक्सी वॉर जिस प्रकार से कभी इधर कभी उधर दोनों तरफ जाती है, अभी हमको दिख रहा है कि कुछ जो माइलेज मिला है वो जेलेंस्की मतलब यूक्रेनियन फोर्सेस को मिला है। लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये जो माइलेज मिला है ये यूएस के मिड टर्म इलेक्शन के जमाने में मिला है, जिसके पहले आप मान सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि खूब वेपन पंप किया गया होगा ताकि जो बाइडेन के रेजिम को उससे लाभ मिले। कितना मिला, अब ये शोध का विषय है। हालांकि जो बाइडेन ने कोई बहुत बुरा परफॉर्मेंस नहीं किया है चुनाव में, तो हो सकता है मिला भी हो। लेकिन मैंने ये भी कहा था कि ये रशिया के खिलाफ लंबे समय तक यूक्रेन के परफॉर्मेंस की एक पीक है, क्योंकि इससे ज्यादा हथियार अभी शायद मुझे नहीं लगता कि पंप हो पाएगा, इतनी ज्यादा सहयोग उनको पंप नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब जो है वो कांग्रेस पर कब्जा जो है वो रिपब्लिकन्स का है, जो बाइडेन प्रेसिडेंट हैं, और सेनेट पे कब्जा डेमोक्रेट्स का है। और रिपब्लिकन्स ने पहले ही एक बात कही थी कि हम जो ब्लैंक चेक पॉलिसी है यूक्रेन के लिए खूब पैसा देने की, उसको रोक लेंगे यदि हम चुनाव जीतते हैं। तो अब एक हाउस तो उनके कंट्रोल में आ चुका है। फिर मैं आज जो देख रहा हूं, आज इतनी बड़ी जो घोषणा की है रिपब्लिकन्स ने कि वो जो बाइडेन के ऊपर कांग्रेस में जांच बैठाएंगे कि उनके बेटे के ऊपर, उनके जब वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स थे तब उन्होंने क्या पोस्ट का गलत फायदा उठाकर करप्शन किया, उनके बेटे को माध्यम बनाकर, इन सब चीजों के ऊपर जांच बैठाएंगे। जब जांच बैठाएंगे तो बिल्कुल असहयोग वाली स्थिति है ये दोनों पक्ष में। और रिपब्लिकन्स चाहेंगे कि इस जंग में जो बाइडेन को वीकर दिखाया जाए। वीकर कब दिखेंगे, जब कहीं ना कहीं उतनी सप्लाईज नहीं जा पाएगी, तो इसका इफेक्ट भी इस पर पड़ेगा यूक्रेन की वॉर पर। फिर अभी अभी हमने एक चीज और देखी है कि यूरोपियन यूनियन में भी क्रैक्स दिख रहे हैं। 18 अरब यूरो की सहयोग देने की बात की यूरोपियन यूनियन ने यूक्रेन को, और उसमें जो पेंच अड़ाया है वो हंगरी ने अड़ाया है। हंगरी का ये कहना है कि हम इसके ऊपर सहमत नहीं हैं, और जब तक यदि एक भी यूरोपियन यूनियन का सदस्य देश उस पर साइन नहीं करता तो आप सहयोग नहीं दे सकते। तो उन्होंने बहुत सारी कंडीशंस रखी है। विक्टर ऑर्बेन जो बैठे हैं हंगरी में बुडापेस्ट में, वो पुतिन के भी नजदीकी माने जाते हैं और उनको बिल्कुल ऑटोक्रेटिक माना जाता है। तो उन जो 13 अरब यूरो की राशि यूरोपियन यूनियन से ट्रांसफर होनी थी बुडापेस्ट को, हंगरी को, उस पर उन्होंने रोक लगा दी ये कहकर कि जब तक आप डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स नहीं लाते हैं अपने देश में, जब तक आप करप्शन कम नहीं करते, हम ये राशि को नहीं जाने देंगे। तो उन्होंने ये कंडीशन लगा दी है कि यदि आप हमारी राशि रिलीज नहीं करोगे तो हम ये 18 अरब यूरो की मदद जो यूक्रेन को जा रही है वो नहीं जाने देंगे। तो अब ये है ना, यूक्रेन को उस लेवल पर जाकर सहयोग नहीं मिलेगा। फिर आप एक चीज और देखिए कि बीच में वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर छपी थी जिसमें ये था कि अमेरिका की फौज के जो म्यूनिशन के डिपोज हैं वो कम हो रहे हैं। मतलब आप सोच सकते हैं कि कितना हथियार दिया गया है यूक्रेन को। तो रूस जो लड़ रहा है ना, ये अमेरिका की एक प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है यूक्रेन की भूमि पर। मतलब अमेरिका से लड़ाई हो रही है, नेटो से लड़ रहा है, तो कभी ऊपर कभी नीचे। कभी हम देखते हैं कि यूक्रेन का थोड़ा पलड़ा भारी होता है, फिर हम देखते हैं कि रशिया का पलड़ा भारी होता है।
लेकिन आप ये देखिए रोहित जी कि लंबे समय में जो वॉर ऑफ एट्रिशन होती है वो यूक्रेन नहीं झेल सकता। वॉर ऑफ एट्रिशन में तो अंततोगत्वा जो है वो रशिया ही जीतेगा। लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूं कि कब कौन जीतेगा कब कौन हारेगा ये भी बोलना इतना आसान नहीं है। लेकिन हाँ, यूक्रेन जरूर हार रहा है, यूक्रेनियंस हार रहे हैं। और अब आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है यूक्रेन का, जैसे बिजली हुई, जैसे रेलवे लाइन हुई, इनके ऊपर भी हमला हो रहा है। जब इन पे हमला हो रहा है मतलब आप कंट्री के नर्वस सिस्टम के ऊपर हमला कर रहे हो। इसका अर्थ एक और हो सकता है कि सर्दियां आने वाली हैं, अब लोगों को हीटिंग की समस्या होगी। माना जा रहा है कि लगभग लगभग 1.5 मिलियन जो घर हैं यूक्रेन के, वहां बिजली नहीं है। मतलब आप सोच सकते हो, और अभी कीव में बर्फबारी शुरू हो चुकी है। तो ऐसी स्थिति परिस्थिति में हो सकता है लोग दूसरे देश में पलायन करें। अब दूसरे देश कौन से होंगे पलायन करने वाले? वो पोलैंड होगा, वो रोमेनिया होगा, मतलब यूरोपियन यूनियन के देश। ऑलरेडी यूरोपियन यूनियन खुद परेशान है, उनके पास एनर्जी की किल्लत है, इन्फ्लेशन सोर कर रहा है। तो ये रशिया का एक दांव भी हो सकता है कि हम क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे मारेंगे तो यहाँ से जो रेफ्यूजीज की एक नई वेव जो यूरोप के लिए है वो चालू होगी। तो इनके जो रिसोर्सेज है उसके ऊपर और ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। और इनकी जो पॉपुलेशन है इनकी खुद की सरकारों के खिलाफ खड़ी होगी। तो इस प्रकार से ये युद्ध जा रहा है जिसमें अमेरिका हार नहीं सकता, रशिया भी नहीं हार सकता। क्यों नहीं हार सकता? अगर रशिया हार गया तो रशिया फिर अपनी इज्जत गंवा बैठेगा, और अमेरिका यदि हारता है तो फिर नेटो और यूरोप का उसके ऊपर से भरोसा खत्म हो जाएगा। ऑलरेडी वो कम है। पोलैंड पे जो मिसाइल आती है उसके बाद हमने देखा कि किस प्रकार से उसको रेड कारपेट के अंदर पूरा दफन कर दी गई बात को, कि बातें और ज्यादा नहीं आगे बढ़े इस नाम पर। तो ये स्थिति परिस्थितियां हैं। कौन जीत रहा कौन हार रहा ये बोलना बड़ा मुश्किल है, लेकिन यूक्रेन की आवाम जरूर हार रही है और पिस रही है। अच्छा, राइट। और इसका इसका आगे एनर्जी पे कैसे इम्पैक्ट पड़ना चाहिए? क्या एनर्जी प्राइसेस अब सर्दी में बढ़ेंगी ऊपर? डेफिनेटली बढ़ेंगी। एनर्जी की कॉस्ट बढ़नी है क्योंकि ओपेक प्लस ऑलरेडी कटौती की बात कर रहा है। और यूरोप बहुत महंगी एलएनजी जो है वो अमेरिका से खरीद रहा है। अमेरिका में जिस एलएनजी की कीमत $3 के लगभग है वो $6 और $7 के लगभग पहुंच जाती है यूरोप जाकर। तो एनर्जी जब महंगी होगी तो फिर इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो सब तरफ से चोट पड़नी है। तो आप देखेंगे कि मीडियम टर्म में, लॉन्ग टर्म में नहीं बोल रहा हूं, लेकिन शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म में एनर्जी की कीमतें बढ़नी है। अच्छा, आप एनर्जी लाओगे कहां से? आप ये बताइए कि आप रशिया के ऊपर रोक लगा रहे हो, आप जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं, ओपेक है, वो प्रोडक्शन कम करने की बात कर रहा है। ईरान के ऊपर आपने सैंक्शंस लगा रखे हैं, लीबिया को आपने तबाह कर दिया है, सीरिया को आपने तबाह कर रखा है, वेनेजुएला के ऊपर आपने सैंक्शन लगा के उसकी इंडस्ट्री तबाह कर दी। आज आप बोलते हो कि आप वेनेजुएला को वापस स्टार्ट करोगे तो भी कम से कम 2 साल लग जाएंगे, क्योंकि ऑयल प्रोडक्शन ऐसी चीज नहीं होती कि बोरिंग कराओ तेल निकल गया। बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, उसको लागू होने में भी 1.5-2 साल लग जाता है चीजों को स्मूथ वापस से लाने में। ईरान का तेल ठीक है कुछ कुछ निकलता जा रहा है, लेकिन वो भी एकदम से पूरा नहीं निकल सकता। तो आप एक एक करके यदि पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज के ऊपर सैंक्शन लगाते जाएंगे तो आप एनर्जी को तो चोक कर ही रहे हैं। तो अंततोगत्वा क्या होगा कि एनर्जी का मार्केट जो है वो ऊपर जाएगा, वो दिख रहा है जाता। और इसमें गलती की फॉरेन पॉलिसी की है। आप एक साथ आप एक साथ वेनेजुएला पे भी सैंक्शन लगा रहे हो, रशिया पे भी लगा रहे हो, ईरान पे भी लगा रहे हो। फिर बचता कहाँ है तेल? तेल बचता है केवल खाड़ी के देशों में। राइट। तो फिर डिमांड सप्लाई जो चीज होती है उसके हिसाब से तो सीधे बढ़ना ही है ना प्राइसेस। बढ़ेगी, अगर सप्लाई कम होगी तो डिमांड बढ़ना है, और डिमांड बढ़ना है तो प्राइसेस बढ़ना है। राइट। अच्छा, एक चीज और, अगर ये सिचुएशन रही तो इंडिया पर इसका क्या इम्पैक्ट आ सकता है? यूक्रेन वॉर में यूक्रेन हारता दिख रहा है, और इंडिया पर क्या? हमने देखा इंडिया सनफ्लावर ऑयल लेता था, महंगा हो चुका है, और कुछ चीजें लेता था वो महंगा हो चुका है। क्या अब
स्टील की इम्पैक्ट भी इंडिया पे आ सकता है। और साथ में एक चीज और, कि इसका इम्पैक्ट इंडिया पे रशिया के एंगल से क्या हो सकता है। इंडिया हमेशा रशिया के साथ खड़ा रहा है इस वॉर में, और एक दो जगह यूएन में वोटिंग हो सकता है रशिया के खिलाफ की हो, कहीं मजबूरी में। लेकिन वैसे बाय एंड लार्ज हमारे जयशंकर साहब के अगर स्टेटमेंट्स देखें तो वो बिल्कुल रशिया के साथ खड़े रहे हैं, और रशिया के साथ खड़े रहे हैं तो मतलब इंडिया रशिया जॉइंट पार्टनरशिप जो है ये कहीं ग्लोबल इम्पैक्ट देगी। देखिए, दो चीजें हैं कि यदि ज़ेलेंस्की भी चाहें कि बातचीत करके समाधान करना, तो हिंदुस्तान उसमें सहयोग कर सकता है रशिया और यूक्रेन को साथ लाने में। और ये बहुत आसान है हिंदुस्तान के लिए, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि पहले भी अलग दूसरे देशों ने ट्राई किया है। लेकिन हिंदुस्तान एक ऐसे जियोपॉलिटिकल स्वीट स्पॉट पर है जहां हमारे रशिया से भी संबंध हैं, जहां हमारे यूएस से भी संबंध हैं, हमारे यूक्रेन से भी संबंध हैं। तो इसका लाभ हमको डेफिनेटली बातचीत करने में मिलता है। पहले ये चीज टर्की ने ट्राई की है, टर्की का भी ये रहा है क्योंकि वो आर्म्स एंड एम्यूनिशन ज़ेलेंस्की को दे रहा था, तो ज़ेलेंस्की से भी संबंध है और नेटो का भी सदस्य है, लेकिन वो फेल हुआ। बचता एक ही है जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, कि नरेंद्र मोदी यदि चाहें और ये लोग अगर स्वीकार करते हैं कि मोदी जी मध्यस्थता करें ज़ेलेंस्की और पुतिन के बीच में, तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट का एंड आ सकता है। जहां तक बात है रशिया और हमारे संबंध की, तो वो संबंध अच्छे रहने हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ऑयल भी भारत अगर हमको वहां से सस्ता मिलता है तो हम खरीदेंगे। और मैं तो एक कदम और आगे जाके बोल रहा हूं कि कोई बड़ी बात नहीं है मोदी सरकार के लिए कि यदि हमको रशिया से सस्ता तेल नहीं मिलता तो हम ईरान से भी खरीद सकते हैं। इस सरकार में इतना बूता है कि अमेरिका को कह के कि हमारा फायदा यहाँ पर है, हम यहां से खरीदेंगे, वो खरीद भी लें ईरान से भी, तो आश्चर्यचकित मत होना आप। राइट। मैं ये भी बोल रहा था कि हम ईरान से भी खरीद सकते हैं, नो डाउट। मैं ये भी बोल रहा था कि क्या इंडिया रशिया फ्रेंडशिप कहीं ग्लोबल इम्पैक्ट हो सकता है, इन द सेंस कि हम क्वाड में हैं अमेरिका के साथ, हम ITU में हैं, और एक कॉन्फ्लिक्टिंग साइड के साथ हैं, जो कॉन्फ्लिक्टिंग साइड पाकिस्तान के साथ नेवल एक्सरसाइज कर रही है। तो क्या इंडिया रशिया दोस्ती कहीं पाकिस्तान को आइसोलेट कर सकती है? देखिए, पाकिस्तान को आइसोलेट मतलब आप बोल रहे हैं कि अमेरिका से आइसोलेट करना? किससे आइसोलेट करने की बात कर रहे हैं? अमेरिका से? पूरी वर्ल्ड से, मतलब अमेरिका से भी डिस्टेंस हो जाए और पाकिस्तान उससे भी हो जाए। देखिए, रशिया और पाकिस्तान कोई इतने नजदीक नहीं है। और आपको मालूम होगा कि व्लादिमीर पुतिन आज तक पाकिस्तान गए भी नहीं है। तो रशिया और पाकिस्तान की ऐसी नजदीकी नहीं है। और विशेषकर आप ये देखना कि वक्त आने पर रशिया उससे वो दूरी भी बनाएगा और हो सकता सबक भी सिखाए, क्योंकि यूक्रेन, रशिया का कहना यह है कि पाकिस्तान यूक्रेन की मदद कर रहा है डर्टी बॉम्ब बनाने में। तो ऐसी स्थिति में डर्टी बॉम्ब तो रशिया के खिलाफ है, तो रशिया पाकिस्तान का सहयोग नहीं करेगा। ठीक है, बातचीत चलती रहेगी, बातचीत चलती रहती है, जियो पॉलिटिक्स में ये सब होता रहेगा। लेकिन जहां तक यूएस की बात है, यूएस के ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते। यूएस कभी हमारे साथ रहता है, कभी पाकिस्तान के साथ रहता है। यूएस की फॉरेन पॉलिसी जिस प्रकार की है कि उसका लाभ देखकर कहीं भी चला जाता है, बहुत ज्यादा रिलायबल पार्टनर नहीं है यूएस। तभी मुझे लगता है, ऐसा मेरा आकलन है, कि मोदी जी ने जब माइक पॉम्पियो ने एक ऑफर दिया था इंडिया को कि क्वाड में जिस प्रकार का नेटो में व्यवस्था है म्यूचुअल डिफेंस की, वो कर लें, तो इंडिया वॉज नॉट कंफर्टेबल। इंडिया नहीं चाहता था कि हम इस प्रकार का म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट अमेरिका से साइन करें, क्योंकि आप एक बार उसके अंदर जाते हो तो फिर आपकी निर्भरता अमेरिका पे बहुत बढ़ जाती है, आपके कमिटमेंट्स अमेरिका के साथ बहुत बढ़ जाते हैं। और अमेरिका तो दुनिया भर में मध्यस्थता करता है, आर्म मध्यस्थता करता है, आर्म्स के माध्यम से फौजी मध्यस्थता करता है, फौजी इंटरवेंशन करता है। तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि फिर आप हर जगह अपनी फौजें भेजोगे। तो हिंदुस्तान उस चीज तैयार नहीं। हमारी पॉलिटिक्स में आज भी मॉरल्स हैं, उनकी पॉलिटिक्स जो है वो केवल सेल्फ इंटरेस्ट की है। हम भी अपना सेल्फ इंटरेस्ट रखते हैं, नेशनल इंटरेस्ट, लेकिन कहीं ना कहीं मॉरल रहता है उसमें। यूएस के साथ ये प्रॉब्लम है।
और यूएस एक बहुत रिलायबल पार्टनर नहीं है, ये सब जानते हैं। लेकिन उसके उपरांत भी मैं कहूंगा कि आज के समय हिंदुस्तान का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्टनर है यूनाइटेड स्टेट्स, और ये कहना भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा कि सबसे महत्वपूर्ण अगर फॉरेन पॉलिसी के दृष्टिकोण से कोई रिश्ता है तो वो यूएस के साथ है, उसको हम बरकरार रखेंगे। लेकिन बरकरार उतने ही रखते हैं हम कि जहां पर जब तक हमारी फॉरेन पॉलिसी फ्री है, हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को उनके हिसाब से बाइंड नहीं करेंगे। लास्ट क्वेश्चन आपसे। ये जो वॉर है, इससे भारत में तेल की कीमतों पे फर्क पड़ेगा या नहीं? नहीं, अभी देखिए, ये डिपेंड करता है रोहित जी कि तेल की कीमतें निकट भविष्य में कितनी जाएंगी। लेकिन मैं आपको जितना मेरी समझ है, मैं ये कह सकता हूं मेरे एनालिसिस से कि मोदी सरकार जहां से भी सस्ता तेल मिलेगा खरीदेगी, रशिया नहीं देगा तो अगर ईरान से भी खरीदना पड़ेगा तो खरीदेगी। आप आश्चर्यचकित मत होना। नहीं, ये बात तो जयशंकर साहब ने बहुत क्लियरली बोल दिया, हमें जहां जरूरत पड़ेगी। है क्रूड जो है ना, अगर सपोज करें कि मिडिल ईस्ट में कुछ छोटी सी बैटल भी हो गई, मैं वॉर की बात नहीं कर रहा, तो क्रूड की कीमत कहां पहुंच जाएगी? राइट। तो इसलिए एग्जैक्टली कोई नहीं कह सकता ये बात, लेकिन हाँ, हम हमारे लोगों के लिए कमिटेड हैं, हिंदुस्तान की सरकार हिंदुस्तान की आवाम के लिए कमिटेड है। जहां से भी सस्ते रिसोर्सेज मिलेंगे हम लाएंगे। थैंक्स अ लॉट। ये थे डॉक्टर गुलरेज शेख। डॉक्टर साहब इंटरनेशनल एक्सपर्ट हैं और साथ में ये डॉक्टर भी हैं, आपका इलाज भी कर सकते हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। उम्मीद है जल्दी ही आपके साथ एक डिस्कशन और होगा। आपके एनालिसिस के बहुत सारे लोग फैन हैं और मतलब पसंद करते हैं, और स्पेसिफिकली मेल्स आती हैं कि डॉक्टर गुलरेज को वापस बुलाइए। डॉक्टर साहब थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस। उम्मीद है जल्दी आपके साथ डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, जय हिंद।